18 फरवरी 2007 दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस जैसे ही पानीपत के पास पहुंची, उसमें जबरदस्त धमाका हो गया। धमाके के बाद ट्रेन जब तक रुकती, आग की लपटों ने 2 डिब्बों को पूरी तरह जला डाला था। इस धमाके में कई पाकिस्तानी नागरिकों समेत 68 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों जख्मी हुए थे। धमाके के तुरंत बाद इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा और सिमी का हाथ होने की आशंका जताई गई, लेकिन जांच के दौरान उस वक्त की एजेंसियों ने अभिनव भारत नाम के संगठन को रडार पर लिया। 4 साल पहले तब के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी धमाकों के पीछे लश्कर का हाथ होने से इनकार करते हुए इसे हिंदू आतंक के नाम से जोड़ दिया था। ये वो धमाका है जिसका जिक्र आते ही भारत पाकिस्तान के सामने बैकफुट पर आ जाता है। भारत पाकिस्तान से आतंकी सौंपने को, उन पर कार्रवाई करने को कहता है, तो पाकिस्तान समझौता ब्लास्ट के आरोपियों को मांगने लगता है। लेकिन अब धमाके के 9 साल बाद एक बार फिर जांच की पूरी दिशा ही पलटने के आसार हैं। एनआईए के निदेशक की कमान में जांच टीम अमेरिका में है। समझौता धमाके की जांच में एफबीआई और सीआईए की मदद मांगी गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका का इतने पुराने समझौता ब्लास्ट से क्या लेना देना? आखिर एफबीआई और सीआईए समझौता धमाके के कौन से राज छिपा कर बैठे हैं? इसका जवाब 2009 में संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका सरकार के 2 अहम दस्तावेजों में छुपा है। जी हां, 2007 में हुए धमाकों के बाद जब भारत में एजेंसियां अभिनव भारत को कटघरे में खड़ा कर चुकी थी, तब संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने समझौता धमाके के लिए लश्कर को जिम्मेदार ठहराया था। अमेरिकी दस्तावेजों में धमाके में शामिल लश्कर आतंकियों का नाम तक लिखा था। एनआईए की टीम अब यही जानना चाहती है कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के दावे का आधार क्या था। देश की सियासत में लंबे वक्त तक भूचाल लाने वाली धमाके की जांच अब एक नए रास्ते पर बढ़ती दिख रही है। देखिए, लश्कर ने किया था समझौता ब्लास्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात समझौता ब्लास्ट की। 2007 में हुए इस धमाके में 68 लोगों की जान गई थी। करीब 4 साल की जांच के बाद एजेंसियों ने इस धमाके का मास्टरमाइंड स्वामी असीमानंद को बताया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि वो बम का बदला बम से लेना चाहता था। इस धमाके की जांच के दौरान देश में काफी सियासत हुई, जमकर सियासत की गई इस मुद्दे पर। लेकिन अब एनआईए की जांच में एक नया पहलू सामने आया है। जांच ये है कि क्या समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट स्वामी असीमानंद ने नहीं बल्कि लश्कर ने करवाया था, जैसा पहले कहा जा रहा था। इसकी पड़ताल के लिए खुद एनआईए के मुखिया इस वक्त अमेरिका में है। अमेरिका ने 2009 में ही यह दावा किया था कि समझौता धमाका लश्कर का काम है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या पिछले 9 साल में हुई समझौता एक्सप्रेस धमाके की जांच गलत दिशा में जा रही थी? क्या पिछले 9 साल में समझौता एक्सप्रेस धमाके की जांच के दौरान गिरफ्तार हुए लोग धमाके में शामिल नहीं थे? क्या इस धमाके के पीछे दरअसल पाकिस्तान का ही हाथ था, जैसा कि पहले दिन से अंदेशा जताया जा रहा था? ये तमाम सवाल इस वक्त समझौता धमाके की जांच को घेर कर खड़े हुए हैं। समझौता धमाके में अभिनव भारत के शामिल होने के पुख्ता सबूत खोज पाने में नाकाम रहने के बाद अब एनआईए ने इसमें लश्कर की भूमिका पर ध्यान देना शुरू किया है। एनआईए के मुखिया शरद कुमार अपनी टीम के साथ 10 दिन के लिए अमेरिका गए हैं। इस दौरान वो एफबीआई और सीआईए के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। एनआईए की टीम ट्रेजरी और जस्टिस विभाग के अफसरों से भी मिलेगी। दरअसल समझौता एक्सप्रेस की जांच पिछले काफी वक्त से सबूतों के अभाव में अटकी हुई थी। ऐसे में कुछ हफ्ते पहले यह तय किया गया कि लश्कर एंगल से तहकीकात को आगे बढ़ाया जाए। भारत में तमाम बड़े धमाकों के गुनहगार इस आतंकी संगठन का नाम अमेरिका ने समझौता धमाके के लिए भी लिया था। 2011 के बाद में साफ तौर पे नजर आना शुरू हुआ कि शायद ये हमला जो है एलईटी के माध्यम से हुआ, और उस समय अमेरिका ने, सीआईए ने कहा कि इसके पीछे एक आदमी है जिसका नाम है आहिर उस्मानी, जो एलईटी का है,
आहिर उस्मानी इसमें इन्वॉल्व था। ये उसी एलईटी का कराया गया हमला था। दरअसल 2007 में समझौता एक्सप्रेस में धमाके के बाद के कुछ महीनों में किसी भी जांच एजेंसी को कोई सुराग नहीं मिल पाया था। इस केस में अचानक तब तेजी आई जब धमाकों में इस्तेमाल सूटकेस का लिंक खोजते हुए जांच टीम इंदौर जा पहुंची। लेकिन पहली गिरफ्तारी हुई थी धमाके के करीब 1.5 साल बाद, नवंबर 2008 में, जब सेना में काम कर रहे कर्नल श्रीकांत पुरोहित को मालेगांव धमाके के केस में धर दबोचा गया। आरोप लगाया गया कि धमाकों में इस्तेमाल आरडीएक्स कर्नल पुरोहित ने पहुंचाया था। बाद के दिनों में इस केस में गिरफ्तारियां और सियासत और बयानबाजी तेज होती गई। कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। सेना के किसी सर्विंग कर्नल का आतंकवाद की घटना में शामिल होना किसी बड़े अचरज के जैसा ही था। नवंबर 2008 तक ये बात भी साफ होने लगी थी कि समझौता ब्लास्ट की घटना में लश्कर का हाथ नहीं बल्कि अभिनव भारत इस घटना में शामिल था। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से भी कई तरह की बयानबाजी आई और देश और दुनिया की कई जांच एजेंसियां अलग अलग तरह से इस पर जांच करने लगी। इधर भारत में जांच के दौरान अभिनव भारत पर शिकंजा कस रहा था, तो उधर 2009 के जून में कुछ ऐसा हुआ जो चौंकाने वाला था। लश्कर ए तैयबा के एक बड़े आतंकी पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर मौजूद इस जानकारी पर ध्यान दीजिए। इसमें तारीख लिखी है 29 जून 2009। लश्कर के जिस आतंकी पर प्रतिबंध लगाया गया था उसका नाम था आरिफ कसमानी। अब देखिए कसमानी के बारे में संयुक्त राष्ट्र ने क्या लिखा। आरिफ कसमानी लश्कर ए तैयबा का चीफ कोऑर्डिनेटर है जो लश्कर के दूसरे आतंकी संगठनों के साथ रिश्तों को बढ़ावा देता है। आरिफ कसमानी ने लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है। इन वारदातों में एक है भारत के पानीपत के पास फरवरी 2007 में हुआ समझौता एक्सप्रेस धमाका। कसमानी को दाऊद इब्राहिम से भी मदद मिलती रही है और वो लश्कर और अल-कायदा के लिए पैसे भी जुटाता रहा है। पैसे मिलने के एवज में अल-कायदा ने कसमानी को फरवरी 2007 के समझौता धमाके के लिए सपोर्ट स्टाफ मुहैया कराया था। ध्यान दीजिए, यह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव था, जहां एक तरफ भारत में अभिनव भारत से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां हो रही थीं, वहीं सुरक्षा परिषद समझौता धमाके के लिए लश्कर के आतंकी आरिफ कसमानी को जिम्मेदार ठहरा रही थी। क्या सुरक्षा परिषद से उस वक्त कोई चूक हुई थी या फिर उसके पास इस धमाके के बारे में कोई पुख्ता सबूत थे? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव के ठीक 2 दिन बाद 1 जुलाई 2009 को एक और चौंकाने वाली बात हुई। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद इस प्रेस रिलीज को ध्यान से देखिए। 1 जुलाई 2009 को जारी इस प्रेस रिलीज में वही दोहराया गया जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा गया था। यानी अमेरिका ने भी माना कि लश्कर के आतंकी आरिफ कसमानी ने समझौता एक्सप्रेस में धमाका कराया था। ऑर्डर नंबर 13224 में अमेरिका ने धमाके के लिए 4 और लश्कर आतंकियों के नाम गिनाए। यानी 2009 में ही यह साफ हो गया था कि भारत की जांच एजेंसियों के दावे और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दावों में फर्क है। यह फर्क क्यों था, इसकी जांच अब 7 साल बाद शुरू हुई है। आखिर क्यों, जब भारतीय एजेंसियां समझौता ब्लास्ट में अभिनव भारत की जांच कर रही थी, तब अमेरिका लश्कर का नाम ले रहा था? आखिर दोनों में किसका दावा सही है और किसका गलत? समझौता एक्सप्रेस धमाके की जांच के मामले में भारत हमेशा पाकिस्तान के सामने बैकफुट पर रहा है। अब अमेरिका गई एनआईए टीम को सीआईए और एफबीआई से अगर कुछ पुख्ता सुराग मिलते हैं तो 9 साल बाद इस केस की पूरी दिशा ही बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। भारत पाकिस्तान के बीच जब जब बातचीत की पहल होती है, रिश्ते सुधारने की कोशिश होती है, किसी ना किसी आतंकी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। समझौता ब्लास्ट भी 2007 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री महमूद कसूरी की भारत यात्रा से ठीक एक दिन पहले हुआ था। यह भी एक पैटर्न है जो लश्कर को इस हमले से जोड़ता है। लेकिन यूपीए सरकार के दौरान एनआईए ने असीमानंद को और उसके साथियों पर शिकंजा लगातार कसा। देखते हैं धमाके के 9 साल बाद कहां तक पहुंची है एनआईए की जांच। स्वामी असीमानंद समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट का मुख्य आरोपी। स्वामी असीमानंद को गिरफ्तार करने के बाद एनआईए ने इसे धमाके का मास्टरमाइंड बताया था। लेकिन आज सच्चाई यह है
कि असीमानंद को समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इतने बरसों की जांच के बावजूद भी एनआईए इतने सबूत नहीं जुटा पाई कि वो असीमानंद को सलाखों के पीछे रख सके। सबूत के नाम पर एनआईए के पास सबसे पुख्ता आधार असीमानंद का इकबालिया बयान था। एनआईए ने दावा किया था कि असीमानंद अपना गुनाह कबूल चुका है, लेकिन जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो असीमानंद अपने बयान से मुकर गया। आपको बता दें कि समझौता ब्लास्ट केस में अब तक एनआईए 3 बार चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। पहली चार्जशीट एनआईए ने जून 2011 में दाखिल की थी। असीमानंद पर बम का बदला बम से लेने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। असीमानंद के अलावा 4 और लोगों को इस केस का आरोपी बनाया गया था। इस केस के 165 में से 22 गवाह अब तक कोर्ट में मुकर चुके हैं। एनआईए का दावा था कि असीमानंद देश में मंदिरों पर हुए आतंकी हमलों से बहुत दुखी था और इसलिए वो बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने न सिर्फ मक्का मस्जिद, अजमेर दरगाह, बल्कि समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट की भी साजिश रची। अपने साथियों को पैसा और विस्फोटक मुहैया करवाया। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि असीमानंद ने समझौता एक्सप्रेस को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक ही सफर करते थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इतने दावों और खुलासों के बीच धमाके के 7 साल बाद फरवरी 2014 में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। यह प्रक्रिया अभी जारी ही है और इस बीच अब एनआईए लश्कर की भूमिका की जांच करने में जुट गई है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एनआईए ने सीआईए से बातचीत की है, क्योंकि रिलेशन दोनों देशों में बहुत इंप्रूव हो चुके हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत बड़े पैमाने पर है। उसका फ़ायदा उठाते हुए अभी एनआईए की टीम अमेरिका में गई है सीआईए के साथ तालमेल करने के लिए, ये जांचने के लिए कि इसमें एलईटी का क्या हाथ था और अगर हाथ था तो कितने बड़े पैमाने पर उनका हाथ। लगातार पलटते हुए गवाहों की वजह से एनआईए की स्थिति इस केस में पहले से ही काफी कमजोर है। ज्यादातर गवाहों ने कोर्ट में यह भी आरोप लगाया है कि एनआईए ने उन पर असीमानंद के खिलाफ बयान देने का दबाव डाला था। फास्ट ट्रैक होने के बावजूद इस केस में अब भी 150 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ होनी बाकी है। पिछले कई सालों से जांच की दिशा को लेकर आरोप झेल रही एनआईए की दलील रही है कि समझौता धमाके का कोई चश्मदीद नहीं था और इसलिए ये सारा केस सिर्फ परिस्थिति जन्य सबूतों पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अब एनआईए अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसियों से यह जानना चाहती है कि आखिर उन्होंने कैसे लश्कर को इस धमाके से जोड़ा था। इस मामले पर सियासत करने वाली कांग्रेस अब अपने नेताओं के पुराने बयानों को उनके व्यक्तिगत विचार बता रही है। वहीं बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि अब सच सामने आएगा। समझौता एक्सप्रेस धमाका वो आतंकी हमला है जो भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों के सियासी इस्तेमाल की वजह बना। इस धमाके की जांच को आधार बनाकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने बीजेपी और आरएसएस पर लंबे वक्त तक हमला किया। 2010 में तो तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यहां तक कह दिया कि आरएसएस और बीजेपी आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। इस बयान का जबरदस्त विरोध होने के बाद शिंदे ने अपने शब्द वापस ले लिए, लेकिन इसके बाद संसद में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी भगवा आतंक का मुद्दा उठा दिया। जाहिर है समझौता एक्सप्रेस धमाके की बात आते ही हिंदू संगठनों को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। लेकिन अब एनआईए के इस केस में लश्कर की भूमिका की जांच शुरू करने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। देखा गया था कि जो यूपीए के टाइम में जो गृह मंत्री थे उन्होंने बहुत गुमराह किया है लोगों को, और वो कुछ चीज़ें तो आपको पिछले दिनों में दिखा भी कि वो जो उन्होंने कहा था वो सब गलत साबित हुई। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसका सही से जो भी सुराग मिला है एनआईए उसकी पूरी तफसील से इंक्वायरी करे। बीजेपी का हमेशा यह आरोप रहा है कि आरएसएस से जुड़े लोगों को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस ने इस जुमले का आविष्कार किया था। अब एनआईए की जांच लश्कर की तरफ जाने पर कांग्रेस ने कहा है कि पहले के बयान नेताओं के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि एनआईए समझौता ब्लास्ट केस का सच सामने लाएगी। इसको कांग्रेस पार्टी कोई व्यक्ति ने कहा था, उसका सुधार भी शिंदे साहब ने किया था। हमने पहले भी कहा है कांग्रेस की जो लाइन और पॉलिसी है, टेरर हैज नो रिलीजन हैज नो कलर, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रखा है और ये ही कांग्रेस की लाइन है। इस मुद्दे में अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी के जवाब पर नजर है कि वो एनआईए को क्या जानकारी देती है।
अगर इस केस में लश्कर का नाम आगे बढ़ा तो ये भी सवाल उठेगा कि क्या उस वक्त की यूपीए सरकार ने जानबूझकर भगवा आतंकवाद के मुद्दे को हवा दी थी? क्या इस धमाके का सियासी फायदा लेने की कोशिश की गई थी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। संयुक्त राष्ट्र में रिपोर्ट सामने आई, बकायदा तमाम चीजें लिखकर संयुक्त राष्ट्र में पेश की गई। अमेरिकी जांच एजेंसी अब बता रही है कि इसमें लश्कर का हाथ था। ऐसे में अब सवाल खड़े होते हैं कि 9 सालों से जो जांच पड़ताल चल रही थी, क्या वो दिशाहीन थी? खबरों में खास का सफर फिलहाल यहीं तक। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी हैं।